नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मामले की पड़ताल करने वाली हैं। हमारे पास गुजरात के एक आवासीय समुदाय जीजीआरसी से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जी। और ये सिर्फ कागज नहीं है। ये हमें घर के मालिकों और वहाँ के प्रबंधन के बीच एक कह सकते हैं सुलगते हुए विवाद की पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा मामला है जहां आध्यात्मिकता और संपत्ति के अधिकार आमने सामने आ गए हैं। तो हमारे पास तीन मुख्य स्रोत हैं। पहला, जो जीजीआरसी प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि बताता है, और दो अन्य जो निवासियों द्वारा प्रबंधन के सर्कुलर पर दी गई बहुत ही विस्तृत और कह सकते हैं तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। हाँ, भाषा काफी सख्त है। तो आज हमारा मकसद इन दस्तावेजों के माध्यम से इस पूरे मामले की तह तक पहुंचना और मुख्य मुद्दों को समझना है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। और हम शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा काम बस इन दस्तावेजों में जो जानकारी और चिंताएं प्रस्तुत की गई हैं, उन्हें निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। तो सबसे पहले ये जीजीआरसी यानी गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर आखिर है क्या? ये कोई आम हाउसिंग सोसाइटी तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीजीआरसी मतलब गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद के पास तालोद के उजेड़िया में स्थित एक बहुत बड़ा करीब 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 40 एकड़? जी, 40 एकड़। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसके दो मुख्य हिस्से हैं जो इसे बहुत अलग बनाते हैं। एक है आवासीय क्षेत्र यानी रेजिडेंशियल एरिया, जहां लोग रहते हैं? हाँ, जहां करीब 550 बंगले और फ्लैट हैं, और दूसरा हिस्सा है एक रिट्रीट सेंटर। अच्छा, रिट्रीट सेंटर। तो ये आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए होगा? बिल्कुल, आध्यात्मिक सेवाओं और कार्यक्रमों के लिए। और इसके प्रबंधन में कौन लोग शामिल हैं? मतलब इसे चला कौन रहा है? देखिए, प्रोजेक्ट का नेतृत्व शुरू में बीके मुकेश भाई और बीके विनोद भाई शाह ने किया था। वो इसके निदेशक थे। मतलब अब नहीं है? वहीं पर एक ट्विस्ट है। बीके विनोद भाई शाह ने 15 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ओहो, क्यों? दस्तावेजों के अनुसार वजह थी कि प्रबंधन के जो दूसरे सदस्य थे वो उनके काम में काफी हस्तक्षेप कर रहे थे। मतलब शुरुआत से ही कुछ खटपट चल रही थी। तो वर्तमान में कौन है निदेशक? अभी बीके मुकेश भाई, विनय हरीश शुक्ला और कुछ अन्य लोग निदेशक हैं, और जो रिट्रीट सेंटर की गतिविधियां हैं उनका प्रबंधन बीके नेहा दीदी और बीके नंदा बहन करती हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम इसके फंडिंग मॉडल को देखते हैं। दस्तावेजों के अनुसार ये जो पूरा 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है, रिट्रीट सेंटर की इमारतों समेत, हाँ, रिट्रीट सेंटर की इमारतों समेत, ये उन ब्रह्मा कुमारी परिवारों द्वारा वित्त पोषित किया गया था जिन्होंने वहां बंगले या फ्लैट खरीदे थे। बिल्कुल, और यहीं से आप कह सकते हैं विवाद का मुख्य बिंदु उभरता है। इन परिवारों ने जो पैसा दिया, उससे जो लाभ हुआ, उसके एक हिस्से से रिट्रीट सेंटर की इमारतें बनाई गईं। और फिर बाद में इन इमारतों को ब्रह्मा कुमारीज रिट्रीट सेंटर को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया गया। 99 साल? और लीज की कीमत क्या थी? कुछ तो होगी। सिर्फ 1 रुपए। क्या? 1 रुपए? मतलब घर मालिकों के पैसे से बनी करोड़ों की संपत्ति को लगभग मुफ्त में ही किसी और संस्था को दे दिया गया। जी, और निवासियों का सबसे बड़ा आरोप यही है कि ये सब उनकी औपचारिक सहमति या किसी भी लिखित मंजूरी के बिना किया गया। उन्हें इस बारे में कभी पूरी तरह से बताया ही नहीं गया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। तो एक ही परिसर में दो अलग-अलग इकाइयां हैं। सही कहा। एक लगभग 550 घर जो बीके परिवारों की निजी संपत्ति हैं, और दूसरा रिट्रीट सेंटर जिसे आध्यात्मिक सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। और हाल ही में लगभग 3 महीने पहले आवासीय क्षेत्र के प्रबंधन के लिए IRWA यानी इंद्रप्रस्थ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया। अच्छा, एक नई एसोसिएशन। हाँ, जिसके अध्यक्ष चंद्रकांत मंदन हैं, लेकिन निवासियों को लगता है कि आयरबिया पर अभी भी पिछले निदेशकों और रिट्रीट सेंटर का एक तरह से अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। तो ये सिर्फ नाम का बदलाव है, असल में कंट्रोल उन्हीं लोगों के हाथ में है। निवासियों को ऐसा ही लगता है। इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम पहले विवाद पर आते हैं, जो मेहमानों के ठहरने को लेकर प्रबंधन द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर से शुरू हुआ। जी, 30 अगस्त 2025 का सर्कुलर, और इसका जवाब निवासियों ने 4 सितंबर को दिया। तो प्रबंधन के नियम क्या थे और निवासियों की आपत्तियां क्या थीं? पहला नियम ही बहुत चौंकाने वाला था। नियम था कि मेहमानों को कम से कम 2 साल से बीके यानी ब्रह्मा कुमारी होना चाहिए। 1 मिनट, 2 साल? हाँ,
2 साल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अमृतवेला, मुरली, योग जैसी आध्यात्मिक दिनचर्या का सख्ती से पालन भी करना होगा। मतलब अगर मेरा कोई भाई बहन या कोई पुराना दोस्त है जो ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़ा, तो वो मेरे ही घर में मुझसे मिलने नहीं आ सकता। ये कैसा नियम है? यही सवाल निवासियों ने भी उठाया। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? निवासियों ने साफ कहा कि आध्यात्मिक अनुशासन को प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, लेकिन इसे एक अनिवार्य शर्त बनाना पूरी तरह से अव्यवहारिक है। और ये उस समझ के खिलाफ है जो उन्हें संपत्ति खरीदते समय दी रही थी। उनका मानना है कि आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत यात्रा है और किसी मेहमान के आध्यात्मिक स्तर के लिए किसी सेंटर इंचार्ज से मंजूरी लेना अनावश्यक है। और अनुमति लेने की प्रक्रिया के बारे में भी एक नियम था। हाँ, दूसरा नियम तो और भी ज्यादा पेचीदा था। नियम ये था कि मालिक को मेहमान के आने से कम 1 हफ्ते पहले IRWS सचिव को एक लिखित अनुरोध देना होगा। लिखित अनुरोध अपने ही घर में मेहमान बुलाने के लिए? जी। और फिर समिति उस पर 72 घंटों में फैसला करेगी कि मेहमान आ सकता है या नहीं। इस पर तो लोग भड़क गए होंगे। बिल्कुल। निवासियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके निजी संपत्ति के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। उन्हें अपने घर में अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को ठहराने के लिए किसी समिति से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने जवाब में कुछ बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, है ना? हाँ, उन्होंने कड़े शब्दों में ये भी कहा, और मैं उनके पत्र से ही बता रहा हूं, अगर आप ऐसे फरमान थोपना चाहते हैं तो GGRC की सारी संपत्ति खरीद लें और जैसा चाहें वैसा शासन करें। वाह, ये तो सीधी चुनौती है। जी, उन्होंने साफ कर दिया कि कृपया मालिक के अधिकारों को हड़पने की कोशिश ना करें। बात पैसों पर भी आई। खाने और सुविधाओं के उपयोग के लिए शुल्क का भी प्रस्ताव था। जी, प्रबंधन ने 200 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भोजन के लिए और 100 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुविधा उपयोग यानी फैसिलिटी यूसेज के लिए शुल्क प्रस्तावित किया। अच्छा, खाने का 200 रुपए तो फिर भी समझ आता है। लेकिन ये 100 रुपए का सुविधा शुल्क किस लिए था? निवासियों ने भोजन शुल्क को तो समझा, लेकिन 100 रुपए के सुविधा शुल्क को पूरी तरह से अनुचित बताया। इसका क्या कारण बताया उन्होंने? उनका तर्क बहुत सीधा था कि संपत्ति की बिक्री से हुए लाभ और मालिकों से लिए गए एकमुश्त रखरखाव योगदान से ही तो पूरे परिसर का विकास और रखरखाव हुआ है। सही बात है। वे नियमित रूप से ग्राम पंचायत कर भी देते हैं, तो ये अतिरिक्त शुल्क लगाना अनुचित है और एक व्यावसायिक मानसिकता को दर्शाता है, आध्यात्मिक नहीं। और उन्होंने भोजन सुविधा के नाम को लेकर भी एक दिलचस्प आपत्ति जताई थी। हाँ, ये दिखाता है कि वो कितनी बारीकी से चीजों को देख रहे थे। उन्होंने इस पर भी आपत्ति जताई कि भोजन सुविधा को शिव भोलेनाथ भंडारा कहा जा रहा है, जबकि उससे एक व्यावसायिक कैंटीन की तरह शुल्क लिया जा रहा है। मतलब नाम भंडारे का और काम होटल का। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये विरोधाभास है। या तो आप इसे सच में भंडारा रखिए, या अगर पैसे लेने ही हैं तो इसका नाम GGRC कैंटीन जैसा कुछ रखिए। तो मेहमानों के नियमों ने तो बस कह सकते हैं एक चिंगारी लगाई। इसके बाद 19 सितंबर 2025 को रखरखाव शुल्क को लेकर एक और सर्कुलर आया, जिसका जवाब निवासियों ने 27 सितंबर को दिया। ये प्रतिक्रिया तो कहीं ज्यादा गंभीर और विस्तृत लगती है। हाँ, ये दस्तावेज विवाद की जड़ तक जाता है, जो कि वित्तीय पारदर्शिता और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से जुड़ा है। यहाँ निवासियों ने कई बहुत ही गंभीर सवाल उठाए। तो इसमें सबसे बड़ा आरोप क्या है? सबसे बड़ा आरोप है रखरखाव के लिए जमा किए गए कॉर्पस फंड का दुरुपयोग। कॉर्पस फंड का दुरुपयोग? जी, निवासियों को बताया गया था कि रखरखाव के लिए केवल इस फंड से मिलने वाले ब्याज का उपयोग किया जाएगा, मूलधन को कभी हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये एक तरह का वादा था। ये तो किसी भी अच्छी सोसाइटी का नियम होता है। तो फिर हुआ क्या? प्रबंधन ने जो आंकड़े दिए उन्हीं से पोल खुल गई। पिछले 3 वर्षों में औसतन 68 लाख रुपीस प्रति वर्ष खर्च किए गए हैं। 68 लाख सालाना? हाँ, जबकि ब्याज से होने वाली आय केवल 19 से 25 लाख रुपए वार्षिक थी। 1 मिनट रुकिए, मतलब कमाई हो रही है 25 लाख रुपए और खर्चा हो रहा है 68 लाख, तो ये बाकी का 40-45 लाख रुपए हर साल कहाँ से आ रहा था? यही तो सवाल है। वो पैसा कॉर्पस के मूलधन से निकाला जा रहा था। ये तो सीधे सीधे अमानत में खयानत है। निवासी यही पूछ रहे हैं कि सदस्यों की लिखित सहमति के बिना मूलधन को खर्च करने का अधिकार आपको किसने दिया? और इसमें एक बहुत बड़े खर्च का भी जिक्र है, जिसने शायद आग में घी का काम किया। हाँ, 75 लाख रुपए की लागत से सोलर पैनल लगाने का। निवासियों का कहना है कि ये एक बड़ा पूंजीगत व्यय है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना कि कोई नियमित रख रखाव का काम। और ये फैसला कैसे लिया गया? यही तो मुद्दा है। ये भारी भरकम खर्च बिना किसी आम सभा की बैठक के, बिना किसी से परामर्श किए या संपत्ति मालिकों की मंजूरी के कर दिया गया। 75 लाख? जी, बिना किसी से पूछे? जी।
रखरखाव के आंकड़ों में भी कुछ विरोधाभास बताया गया है ना? बिल्कुल। निवासियों का कहना है कि प्रबंधन द्वारा दिए गए आंकड़े असंगत हैं। पहले बताया गया कि खर्च 84 लाख रुपए सालाना है, फिर सर्कुलर में 68 लाख रुपए बताया गया। वे इन सभी आंकड़ों का स्पष्टीकरण और सभी खर्चों का विस्तृत ब्यौरा मांग रहे हैं, एक एक बिल के साथ। तो मामला सिर्फ वित्तीय कुप्रबंधन तक सीमित नहीं है, ये प्रबंधन पर कुछ और भी गंभीर आरोप लगाता है। हाँ, और यहीं पर यह मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है। निवासियों ने जबरन चंदे की प्रथा का आरोप लगाया है। जबरन चंदा, ये क्या होता है? उनका कहना है कि जब कोई अपनी संपत्ति बेचता है तो जीजीआरसी प्रबंधन विक्रेता से 2 लाख रुपए या उससे अधिक और खरीदार से 1.5 लाख रुपए या उससे अधिक स्वैच्छिक दान के रूप में वसूलता है। स्वैच्छिक दान? कहने को स्वैच्छिक है, लेकिन व्यवहार में ये अनिवार्य है। इसके बिना सौदा पूरा नहीं होता। और उन्होंने इसे सीधे ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक उपदेशों से जोड़ा है। जी, और यहीं ये पत्र बहुत मार्मिक हो जाता है। उन्होंने बाबा के उपदेश मांगने से मरना भला का हवाला देते हुए कहा है कि इस तरह की प्रथा उनकी आध्यात्मिक चेतना को गहरी ठेस पहुंचाती है। वे कह रहे हैं कि प्रबंधन की ये हरकतें न केवल ब्रह्मा कुमारीज के सत्य, ईमानदारी और सद्भाव जैसे मूल मूल्यों के खिलाफ हैं, बल्कि ये एक तरह का आध्यात्मिक पाखंड भी है कि आप मन से कुछ और सिखाते हैं और असल में कुछ और करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने भोजन बैल और अन्य दान के बारे में भी जानकारी मांगी है। हाँ, उन्होंने पिछले 2 वर्षों में भोजन के लिए एकत्र की गई राशि, लाभार्थियों की संख्या और खर्चों का पूरा हिसाब मांगा है। साथ ही सदस्यों द्वारा जीजीआरसी सेवाओं के लिए दिए गए मौद्रिक और संपत्ति के रूप में दान का भी पूरा ब्यौरा मांगा है, ताकि पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? अंत में निवासी क्या चाहते हैं? उनकी मांगे क्या हैं? उनकी मांगे बहुत स्पष्ट हैं। वे चाहते हैं कि 1. उठाए गए सभी बिंदुओं पर लिखित प्रतिक्रिया और पूरी वित्तीय रिपोर्ट दी जाए। ठीक है। 2. जबरन चंदे की प्रथा को तत्काल संलंबित किया जाए। 3. 2020 से 2025 तक के सभी वित्तीय रिकॉर्ड का खुलासा हो। 4. रखरखाव कॉपस को उसके मूल मूल्य पर वापस लाया जाए। जो पैसा खर्च हो गया है उसे वापस जमा किया जाए। जी, और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य के सभी वित्तीय और प्रशासनिक फैसलों के लिए एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रणाली बनाई जाए। और उन्होंने एक चेतावनी के साथ अपनी बात खत्म की है। हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि 15 दिनों के भीतर इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो वे ब्रह्मा कुमारी इसके उचित प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से बाहरी हस्तक्षेप और औपचारिक जांच की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। तो ये एक तरह का अल्टीमेटम है। जी, ये दिखाता है कि वे इस मामले को लेकर कितने गंभीर हैं। तो हमने देखा कि कैसे मेहमानों के लिए बनाए गए कुछ नियमों पर असहमति से शुरू हुआ एक मामला संपत्ति के अधिकारों, वित्तीय पारदर्शिता और यहाँ तक कि समुदाय के नेतृत्व की आध्यात्मिक अखंडता पर गहरे सवालों तक पहुंच गया। ये इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि जब किसी समुदाय में संवाद और पारदर्शिता खत्म हो जाती है तो क्या हो सकता है। खासकर ऐसे समुदाय में जो निजी संपत्ति के स्वामित्व और एक आध्यात्मिक संगठन के ढांचे को एक साथ मिलाता हो। बिल्कुल, यहाँ मूल संघर्ष ये प्रतीत होता है कि जीजीआरसी एक मानक आवासीय सोसाइटी है जहाँ मालिकों का अंतिम अधिकार है, या एक आश्रम है जहाँ आध्यात्मिक नेतृत्व नियम तय करता है। दोनों के बीच का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। यहाँ सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये है कि किसी भी समुदाय में जो एक साझा पहचान या उद्देश्य पर बना है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, पर्यावरण संबंधी हो या जीवन शैली आधारित हो, वहाँ सामूहिक लोकाचार और व्यक्तिगत स्वायत्ता के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? ये संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?